आइए मित्रों, चर्चा करते हैं अंग्रेजों ने अपने प्रशासन में किस तरह का बदलाव किया। देखिए, प्लासी के युद्ध से लगा करके गोद निषेध प्रथा के तहत जितने भी राज्य मिलाए गए थे, यहां तक की यात्रा के दौरान उन्होंने सभी राज्यों को जीत तो लिया। अब उसके शासन को सुव्यवस्थित कैसे करें। अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग राजाओं का शासन था, उनके अलग अलग कानून चलते थे। उनकी कानून की बात अगर करें तो वो कानून एक व्यक्ति के लिए अलग थे, तो वही कानून दूसरे पे जब जाता था तो दूसरी तरह से लागू होता था। कहीं भी एकरूपता नहीं थी। लेकिन अंग्रेज जिस मानसिकता को लेकर के चल रहे थे उसमें यह बात थी कि कानूनों की एकरूपता होनी जरूरी है। तो अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए उसको हम मुख्य रूप से 4 बिंदुओं के तहत अध्ययन करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स को इस सारी काम का ये सूत्र संचालक माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स जिसका कार्यकाल आपने सबसे पहले पता कर लिया था, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। पहला गवर्नर जनरल भारत का 1773 से 1785 ईस्वी। ये देखिए 1773 से 1785। इस वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो जो सुधार किए उसको हम 4 बिंदुओं के तहत अध्ययन करेंगे। 4 बिंदुओं में सबसे पहला जो है वो प्रशासनिक बदलाव। ये मैंने यहां पर लिख दिया, प्रशासनिक बदलाव। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या क्या हुए थे। प्रशासनिक बदलाव। दूसरा है आपका न्याय व्यवस्था से संबंधित, यानी कि जुडिशरी चेंजेस, यानी कि न्यायिक बदलाव। ये रहा यहां पर न्यायिक बदलाव। पहला प्रशासनिक बदलाव, दूसरा न्यायिक बदलाव, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट थी यहां पर पद का, जिसका सृजन वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, कलेक्टर का पद। यह भी एक बहुत बड़ा चेंज था और जो आज भी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य स्तंभ माना जाता है, कलेक्टर का पद। और चौथा था सैन्य बदलाव, यानी कि सेना के अंदर क्या क्या बदलाव किए। देखिए, स्टडी को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करेंगे तो वो कहीं भी बोरियत नहीं महसूस होगी आपको। हमने यही करने की कोशिश की है अब तक हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर आए हैं। नवा एकेडमी के थ्रू मैं आपको जितने भी 7th क्लास का हो, चाहे 8th क्लास का हो, चाहे 9th का हो, धीरे धीरे एक एक टुकड़े के अंदर इस सिलेबस को हमने डिवाइड किया है। किताब में जो पूरा एक ऐसे टाइप दिया हुआ है निबंधात्मक शैली के अंदर, उसको हमने छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। बिल्कुल आराम से आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। प्रशासनिक बदलाव के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, जितना उनका साम्राज्य था उसको 3 भागों में बांटा। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कंपनी शासन को, ब्रिटिश शासन को, और उसको नाम दिया प्रेसिडेंसी। तो यहां पर पहला बदलाव लेता हूं मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज या प्रशासनिक बदलाव। और प्रशासनिक बदलाव को हम यहां पर लिखेंगे कि ब्रिटिश हुकूमत ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, देखिए बहुत आसानी के साथ आराम से चल रहा हूं मैं, प्रशासनिक सुविधा की, देखिए मैं लिखवा देगा, मैं लिखता इसलिए हूं ज्यादा ताकि आपके भी लिखने की प्रैक्टिस हो। डिस्कस करने में कोई बड़ी बात नहीं, डिस्कस कर लूंगा मैं, लेकिन अगर आपको मैं इस तरह से लिखना नहीं सिखाऊंगा या एक जो शैली आपके अंदर विकसित नहीं होगी तो एग्जाम के अंदर आप उसका आंसर देने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे। तो यही लिखने की प्रैक्टिस है, एक आपके नोट्स मेंटेन हो जाएंगे। तो ब्रिटिश हुकूमत या सरकार लिख सकता, ब्रिटिश सरकार ने उस समय जो कंपनी शासन था, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अपने क्षेत्रों, यानी जो जो जहां पर अधिकार था इनका, मैं अधिकार लिख देता हूं, को 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटा, जिसे क्या कहा गया, प्रेसिडेंसी, जिसे प्रेसिडेंसी कहा गया। और उस समय की 3 प्रेसिडेंसियां जो थी, जो 3 प्रेसिडेंसियां थी वो आप जानते ही हैं। बंगाल बड़ी प्रेसिडेंसी थी, बंबई
तथा मद्रास। यस दोस्तों, 3 प्रेसिडेंसी, बिल्कुल इजी है, सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपने देखा था तीनों के ऊपर, तीनों प्रेसिडेंसी गवर्नर के अधीन थी। गवर्नर सबका अलग अलग होगा, बंगाल का अलग, बंबई का अलग और मद्रास का अलग। फिर तीनों गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल होगा। तो यहां पर लिखिए, तीनों गवर्नर पर गवर्नर जनरल का पद था, जो बंगाल के गवर्नर को दिया गया था। यह बात आपको ध्यान रखना था। रेगुलेटिंग एक्ट को याद कीजिए, जब मैंने आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में चर्चा की थी सबसे पहले, तब मैंने आपको बताया था कि भाई 3 प्रेसिडेंसियां हैं, तीनों का एक गवर्नर है, लेकिन बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत यानी कि कंपनी शासन का जो गवर्नर पूरा शासन है उसका गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो 3 प्रेसिडेंसियां, तीनों का एक एक गवर्नर और सबके ऊपर गवर्नर जनरल। अगर मैं इसको रेखा चित्र में बताऊं आपको, ये 3 प्रेसिडेंसियां बंगाल, मुंबई और मद्रास, तीनों के ऊपर एक गवर्नर, यहां भी एक गवर्नर और यहां भी एक गवर्नर। ये जो बंगाल का गवर्नर है ये गवर्नर जनरल, जी नहीं सॉरी, गवर्नर जनरल। ये दोनों भी प्रेसिडेंसी इसके अधीन आएगी। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल होगा। इस रेखा चित्र से आप समझ सकते हैं। बॉम्बे, बंगाल, मुंबई और मद्रास, गवर्नर गवर्नर गवर्नर। बंगाल का गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल अलग से कोई पद नहीं था। जो व्यक्ति उस समय बंगाल का गवर्नर है वही गवर्नर जनरल बनेगा। ये प्रशासनिक बदलाव। अब हम दूसरे आते हैं, न्यायिक बदलाव। न्यायिक बदलाव बहुत स्पष्ट थे। सबसे पहली बात तो है कि भारत की उसके पहले जो न्यायिक व्यवस्था थी उसमें मैंने आपको बताया एक रूपता नहीं थी, सिमिलरिटी नहीं थी, यूनिफिकेशन नहीं किया गया था। जब यूनिफिकेशन नहीं था तो उसकी परिभाषाएं अलग अलग राजा अपने लिए अलग अलग देते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद में जो न्यायिक बदलाव किए तो उसमें उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक जिले में 2 अदालतें, प्रत्येक जिले में 2 अदालतें स्थापित की, यानी कि 2 कोर्ट बनाए। मैं यहां पर थोड़ा रेखा चित्र से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। एक तो थी फौजदारी, एक थी दीवानी। और दीवानी आपको पता है, दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित। रुपए पैसे के जितने भी मामले थे, रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि राजस्व इकट्ठा करना, और उससे संबंधित जो मामले थे वो दीवानी मामले थे। फौजदारी मामले थे लड़ाई झगड़ा, लूटपाट, लड़ाई, हत्या आदि। तो दोनों की अलग अलग अदालतें बनाई। ये अंग्रेजों की, देखो अंग्रेजों ने कैसे इसको मतलब मैनेजमेंट किया जुडिशरी सिस्टम का। जो फौजदारी अदालतें थी वो रहती थी काजी और मुफ्ती नाम के जो न्यायाधीश थे। काजी जो कि जज होता था, न्यायाधीश, और मुफ्ती भी जो है वो इस्लामिक मामलों का जानकार था, ये भी कानूनविद था। ये दोनों लोग फौजदारी अदालत को संभालते। दीवानी सारे मामले संभालता था जिला कलेक्टर, हर जिले में कलेक्टर होता था, और ये जिला कलेक्टर जो है वो दीवानी मामले संभालता था। पैसे का मामला था, अंग्रेज इस मामले में कोई समझौता नहीं करते थे। जिला कलेक्टर का पद किसी यूरोपीय व्यक्ति के पास रहता था। लेकिन यहां पर भी काजी और मुफ्ती स्वतंत्र नहीं थे, उनके ऊपर भी कलेक्टर का नियंत्रण था।
ये भी कलेक्टर के नियंत्रण में काम करते थे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, यार ये कलेक्टर बड़ी चीज थी, बड़ा विद्वान आदमी होता होगा। जी हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस पद का सृजन किया था। जिला कलेक्टर उस समय सत्ता का नया केंद्र बन गया था। अब तक राजा जिसके पास सत्ता की चाबी होती थी, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यानी जिला जो तंत्र था ब्रिटिश हुकूमत ने जो लागू किया था, उसमें जिला कलेक्टर सबसे बड़ा पद था और आज भी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये हो गया। इसके अलावा अंग्रेजों को जो पता चला कि यहां पर यूनिफिकेशन नहीं है, तो उन्होंने लोगों को बुलाया, उनको कहा कि भाई अपनी कानून संहिता बनाओ ताकि हम सबके साथ लगभग समान व्यवहार कर सकें। तो 1175 में उन्होंने 11 पंडितों की कमेटी बनाई और उनको कानून का संकलन करने के लिए कहा। तो 1875 में, माफ कीजिएगा, 1875 का यह समय था। 1775 सॉरी, 1800 नहीं, 1775 ये वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। 1775 में 11 पंडितों की टीम द्वारा कानूनों का संकलन किया गया, जिसका अनुवाद मिस्टर हॉलहेड, जिसका अनुवाद NB हॉलहेड, जी हाँ, NB हॉलहेड ने किया। NB हॉलहेड ने किया। अब मुस्लिम कानूनों का क्या करेंगे, तो मुस्लिमों के लिए भी उन्होंने संहिता तैयार करवाई 1778 के अंदर। 1778 में इन्होंने मुस्लिम कानून संहिता तैयार करवाई। मुस्लिम कानून संहिता तैयार करवाई। ये 1778 की बात है। 75 में हिंदू लॉ बना, 78 में मुस्लिमों के लिए लॉ बनवाया। न्याय व्यवस्था की यदि बात करूं तो इधर देखिए, आप यहां पर आइएगा, आपको याद होगा 1773 में इन्होंने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की थी। आजकल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, लेकिन आपको याद रखना है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट की धाराओं के तहत 1773 में कलकत्ता में कर दी थी उस समय। इसके अलावा कलकत्ता के अंदर एक अपीलीय न्यायालय, यानी अगर आप जिला न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो आप उसके अंदर अपील कर सकते थे, जिसको जिला सदर यानी कि शहर निजामत अदालत कहा गया। इसके अलावा इन्होंने कलकत्ता में एक निजामत, जो कि सदर यानी शहर के अंदर थी, निजामत अदालत की भी स्थापना की, जो कि अपीलीय न्यायालय था। लिखना ना भूले साथ में, अपीलीय न्यायालय, अपील कर सकते थे आप। यदि आप निचली अदालत के मामले से संतुष्ट नहीं थे तो आप अपील कर सकते थे इस अदालत में, अपीलीय न्यायालय। अब बात थी कलेक्टर कार्यालय की, जो हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये कुछ प्रशासनिक बदलाव थे, कुछ न्यायिक बदलाव थे। हम 2 टॉपिक कवर कर पाए, अगले 2 टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये देखिए, हम लोग क्विक रिवीजन लेते हैं। नया शासन स्थापित करना था, जीत बहुत हो गई थी, लड़ाइयां झगड़ा बहुत हो गया था, शासन को संभालो। अंग्रेजों ने ये सहमति दी। अब शासन को कैसे संभालेंगे, तो अलग अलग टुकड़ों के अंदर उसका देखिए किस तरह से उन्होंने व्यवस्थित क्रमबद्धीकरण किया। प्रशासनिक बदलाव क्या किया, सबसे पहले प्रशासनिक बदलावों ने उनकी जो टेरिटरी थी, जो साम्राज्य था, उसको 3 भागों में बांटा और 3 भागों को उन्होंने कहा प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी नंबर 1 बंगाल, नंबर 2 बंबई और तीसरी मद्रास। तीनों के पास एक गवर्नर था और उस गवर्नर, तीनों के ऊपर बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल था। प्रशासनिक बदलाव, इसको मैंने बता दिया। बॉम्बे आपका बंगाल, मुंबई और मद्रास, तीनों के पास गवर्नर 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 और तीनों की सत्ता के ऊपर ये गवर्नर जनरल।
जो बंगाल का गवर्नर था, ये रेगुलेटिंग एक्ट की धारा थी। प्रशासनिक बदलाव हो गया, उसके बाद में न्यायिक बदलाव की बात करता हूं तो प्रत्येक जिले में 2 अदालतें खुली, पहली फौजदारी, दूसरी दीवानी। फौजदारी अदालतें वे अदालतें थी दोस्तों जिसके अंदर लूटपाट, लड़ाई झगड़े, हत्या वगैरह उससे संबंधित मामले सुने जाते थे। और दीवानी बहुत अच्छी अदालत अंग्रेजों के फायदे की थी, जहां पे राजस्व इकट्ठा करने और मामले यानी कि पैसे से संबंधित रुपया पैसा इससे संबंधित जो मामले थे वो दीवानी अदालतों में आते थे। सीधी सीधी बात, चूंकि बहुत अच्छा मामला था इसलिए जिला कलेक्टर का पद होता था और जिला कलेक्टर इसका चलाने वाला था। और ये कोई यूरोपीय व्यक्ति होता था, भारतीयों के पास में कहा कि भाई तुम लोग ये काम मत लो, ये काम तुम्हें सूट नहीं करता है, तुम्हें ये काम सूट करता है फौजदारी वाला, काजी बनो, मुफ्ती बनो, कलेक्टर मत बनो। यानी कि काजी और मुफ्ती जो है वो फौजदारी अदालत को देखते थे, जिला कलेक्टर दीवानी अदालत देखता था। लेकिन मित्रों इनके ऊपर भी कलेक्टर का नियंत्रण था, यानी कि ये जो न्यायिक सिस्टम जो था ना, ये पूरा का पूरा जिला कलेक्टर के पास था, एक तरह से मैं कह सकता हूं। फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि भाई भारत के अंदर जो है कानूनों के अंदर एक रूपता नहीं है। तो 1775 के अंदर, यहां पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं वापस क्लियर कर देता हूं। 1775 में उन्होंने 11 पंडितों को बुलाया और कहा कि भाई कानूनों की लिस्ट तैयार करो। उन्होंने कर दी, जिसका इंग्लिश के अंदर अनुवाद किया एनबी हॉलहेड ने। अनुवाद किसमें किया? अंग्रेजी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया इसका। फिर मुस्लिम समुदाय को बुलाया और उन्होंने भी 1778 के अंदर मुस्लिम कानून संहिता तैयार करवाई, जिसके आधार पर निर्णय दिए जाते थे। 1773 के अंदर ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो गया था और कलकत्ता शहर में ही एक निजामत अदालत की स्थापना हो गई थी, जिसको अपीलीय न्यायालय का दर्जा दिया गया था। आपको अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखना है तो इसको आपको पैराग्राफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये जो डायग्राम है वो आप अपने दिमाग के अंदर रखेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर एक वीडियो और बनेगा जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे कलेक्टर के पद के बारे में और जो सेना में बदलाव हुए थे उसके बारे में।